रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपके ये दो सेट है, सेट ए सेट बी। सेट ए की कार्डिनलिटी है आपका 3 एंड सेट बी की कार्डिनलिटी है आपका 2। तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी यहाँ पर वो आपका 6 हो जाएगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी में आपके टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं? तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है ना। तो इसका हम पावर सेट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी चेक करेंगे। तो जो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी वो आपको देगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो इसका जो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 रेज़ टू पावर ए क्रॉस बी, ठीक है ना, 2 रेज़ टू पावर 6। तो टोटल यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 6 रिलेशन पॉसिबल, ठीक है ना। जैसे कि इसको देखिए, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आपका एक रिलेशन है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 1, A बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R1, या आप बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू A अंडर दिस रिलेशन R1। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3, A डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R1, या फिर आप बोल सकते हैं 3 डज नॉट रिलेटेड टू A अंडर दिस रिलेशन R1। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है? एक रिलेशन आपका 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि 5 क्या है आपका? 5 जो है एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट ये ट्रिवियल सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर आप ए क्रॉस बी को ही ले सकते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन हो सकता है R3 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो एक रिलेशन ए क्रॉस बी हो सकता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो 5 जो है ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है। सबसे छोटा रिलेशन जो होगा वो 5 होगा, और सबसे लार्जेस्ट रिलेशन जो होगा वो होगा ए क्रॉस बी। तो ये दो ट्रिवियल आपके रिलेशन होंगे, ठीक है ना। एक 5 और एक दूसरा होगा ए क्रॉस बी। तो 5 जो होगा वो स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा और ए क्रॉस बी आपका लार्जेस्ट रिलेशन होगा। अब मान लीजिए कि रिलेशन जो डिफाइन किया हुआ है वो आपने ए क्रॉस ए पर डिफाइन किया हुआ है, वेयर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n, ठीक है ना। अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है तो ए क्रॉस n में आपके टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी उस केस में 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। अब जरा हम ये चेक करते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 6 रिलेशंस हमें क्यों मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसेट यानी इस सेट का आप कोई भी सबसेट लीजिए वो एक रिलेशन है, ठीक है ना। रिलेशन क्या रिलेशन है? ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये जो सेट है इस सेट का आप कोई भी सबसेट लेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि इस सेट के कितने सबसेट हैं यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताइए एलिमेंट कितने हैं आपके पास। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस फर्स्ट एलिमेंट की आपके पास 2 चॉइस है, इसको लेने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा और इस एलिमेंट को नहीं लेने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो इस एलिमेंट के लिए आपके पास 2 चॉइस है इनटू। इसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट है इसको लेने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा और उसको छोड़ने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो इसके लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, तो 6 के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है। तो ये टोटल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है ना। यहाँ पर कि इसमें एक चॉइस ये भी है कि आपने इन सभी को छोड़ दिया। अगर आप इन सभी को छोड़ देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और एक केस ये भी है कि आपने इन सभी को ले लिया। अगर आप इन सभी को ले लेंगे तो आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो टोटल ए क्रॉस बी में आपके m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। टोटल ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट्स होंगे m इंटू n। तो उन m इंटू n एलिमेंट्स पर आपकी 2 चॉइस होंगी, आप उनको ले सकते हैं या आपको छोड़ सकते हैं। उनको लेने या छोड़ने पर आपको उस सेट का एक सबसेट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल रिलेशंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n इंटू n। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है? देखिए रिलेशन में आपकी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 आउटपुट पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन में एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर फंक्शन हम देते हैं f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इनपुट के लिए आपका एक ही आउटपुट होगा, ठीक है ना। या मान लीजिए आप फंक्शन लेते हैं f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप भी आपके एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक आउटपुट के लिए आपके मोर देन 1 इनपुट हो, ठीक है। एक आउटपुट के लिए आपके मोर देन 1 इनपुट, जैसे कि आउटपुट यहाँ पर आपका क्या है? मान लीजिए आउटपुट है आपका y1, तो इसके लिए आपका 2 इनपुट x1 x2 एग्जिस्ट
यूज करते हैं, ठीक है ना। या जैसे कि इस केस में देखिए, इसमें आपके एक इनपुट के लिए आपका एक आउटपुट हो, ठीक है ना। तो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है। ऐसा नहीं है कि फॉर वन इनपुट यू हैव मोर देन वन आउटपुट। तो फंक्शंस में आपका जो है वन इनपुट के लिए वन आउटपुट होगा, लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं है। रिलेशन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या एक इनपुट के लिए आपके मोर देन वन आउटपुट हो सकते हैं। जैसे इसी केस में देखिए, इस केस में आप अगर हम आपसे R1 की वैल्यू पूछेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी A, ठीक है ना। इसका मतलब वन इनपुट के लिए आपकी टू आउटपुट है A, B। तो ये जो हमने लिखा है ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो आपका रिलेशन भी होगा। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन व्हिच आर नॉट फंक्शन। फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन जो होता है वो आपके 4 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका वन टू वन रिलेशन, वन टू वन रिलेशन। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, फाई जो है वो आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन है, और A क्रॉस B जो है आपका ये लार्जेस्ट रिलेशन है। तो A क्रॉस B को हम यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा आपका A क्रॉस B। रिलेशन आपके देखिए 4 टाइप के हो सकते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशन में हमने आपको बताया, रिलेशन में इनपुट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसका मतलब एक इनपुट के लिए मोर देन वन आउटपुट पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन में फॉर वन इनपुट वन आउटपुट होगा, ठीक है ना। लेकिन रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि फॉर वन इनपुट यू हैव मोर देन वन आउटपुट, बट इन फंक्शन फॉर वन इनपुट यू हैव वन आउटपुट। सो वन टू वन, वन टू वन का केस का मतलब क्या है कि A का वन एलिमेंट B के वन एलिमेंट से रिलेट करेगा। जैसे कि इसका वन एलिमेंट इसके वन एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इसका वन एलिमेंट इसके वन से रिलेट कर रहा है, इसका वन एलिमेंट इसके वन एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, ठीक है ना, या वन टू वन रिलेशन। तो इस केस में ये रिलेशन भी है और इस केस में ये फंक्शन भी है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशन भी है, रिलेशन भी है, और ये आपका इस केस में फंक्शन भी है। अब इस केस को देखते हैं, इसको बोला जाता है वन टू मेनी, वन टू मेनी। क्योंकि देखिए, इस साइड इसका वन एलिमेंट B के मेनी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, वन एलिमेंट मेनी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इससे भी रिलेट कर रहा है और इससे भी रिलेट कर रहा है। इसको बोला जाएगा वन टू मेनी रिलेशन, वन टू मेनी रिलेशन, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन तो होगा, ये आपका रिलेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन होता है कि फॉर वन इनपुट आपका एक ही आउटपुट आ सकता है, और यहाँ पर एक इनपुट के लिए आपके मोर देन वन आउटपुट है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब थर्ड केस देखते हैं, मेनी टू वन। मेनी टू वन इसलिए बोला जाता है क्योंकि A के मेनी एलिमेंट्स B के वन एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका मेनी टू वन। तो ये आपका मेनी टू वन रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये इस केस में भी आपका ये फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका ये रिलेशन भी है आपका ये, और ये फंक्शन भी है, क्योंकि फंक्शन में एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फॉर वन आउटपुट मोर देन वन इनपुट एग्जिस्ट। जैसे किसी केस में देखिए, एक फंक्शन y इक्वल टू x², तो यहाँ पर एक आउटपुट के लिए आपके टू इनपुट एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट केस को देखते हैं, ये है आपका मेनी टू मेनी रिलेशन, ठीक है ना। ये देखिए, इस साइड से भी मेनी है, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट B के मेनी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और ये इस साइड से भी आपका मेनी है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट इसके मेनी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ये मेनी टू मेनी है, ठीक है ना। इस साइड से भी मेनी है और ये इस साइड से भी आपका मेनी है, तो इस रिलेशन को बोला जाता है मेनी टू मेनी रिलेशन। तो ये रिलेशन होगा, लेकिन इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर वन इनपुट यू हैव मोर देन वन आउटपुट। तो ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं। तो आपने क्या देखा कि इन 4 केसेस में ये रिलेशन तो है, लेकिन केवल इन 2 केस में ही ये फंक्शन है, ठीक है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, ठीक है ना। एवरी फंक्शन इज रिलेशन, फंक्शन इंप्लाइज रिलेशन, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड, ठीक है ना। ये आपका लिस्टिंग मेथड है, यहाँ पर आपका जो रिलेशन है उसको हम इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज स्टेटमेंट मेथड, ये एक स्टेटमेंट आपका लिखा रहेगा और उससे आप इस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज सेट बिल्डर नोटेशन, तो किसी भी रिलेशन को आप सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप वन साइड A सेट ले लेंगे एंड अदर साइड आप B सेट ले लेंगे,
और आपके जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको 1 कर देंगे और जो एब्सेंट होंगे आप उनको 0 कर देंगे। फिफ्थ नोटेशन है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम की हेल्प से भी आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये आपका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि आप एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेवेंथ रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से भी आप एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एट्थ रिप्रेजेंटेशन है आपका डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये वैलिड होता है ऑन ए क्रॉस ए, ठीक है ना। आपका रिलेशन अगर ए क्रॉस ए पर होगा तभी आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम जरा एट्थ नोटेशन को देखते हैं। मान लीजिए हमारा सेट है आपका 1 2 3, ठीक है ना। तो जितने आपके ऑब्जेक्ट हैं आप सबसे पहले उतने नोड बना लेंगे। आपके 3 ऑब्जेक्ट हैं तो आप 3 नोड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये कौन सा रिलेशन होगा, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। देखिए 1 1 से रिलेट कर रहा है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। डायग्राफ नोटेशन में आप जो रिलेशन यूज करेंगे वो ए क्रॉस ए का यूज करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं रिलेशन ऑन ए क्रॉस। तो 1 रिलेट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,1 और 3 रिलेट हो रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा 3,3, ठीक है। ये इस डायग्राफ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें एक एज और होती है, मान लीजिए 3 to 2 एक एज और होती है, तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है 3,2, ठीक है। या मान लीजिए कि आपका एक एज और होती है यहाँ पर फ्रॉम 2 to 1, तो इस रिलेशन में आपका एक ऑब्जेक्ट और ऐड हो जाता है या एक मेंबर और ऐड हो जाता है 2,1। अब मान लीजिए कि डायग्राफ में आपका ये एज और प्रेजेंट होती है, तो अगर मान लीजिए आपके डायग्राफ में ये वाली एज प्रेजेंट होगी तो फिर यहाँ पर आपका एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा, आपका एलिमेंट ऐड होगा 1,2, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपको रिलेशन गिवन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आप डायग्राफ बना सकते हैं, या फिर आपका एक डायग्राफ गिवन हो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक रिलेशन लिख सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, सेम सेट पर होना चाहिए, तभी आप उसका डायग्राफ बनाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव ओनली एप्लीकेबल इफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे कोर्स में जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पर है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जैसे डेफिनेशन से देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट A, XRX मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस सेट A, XRX मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप एक सेट लेते हैं A 1 2 3, ठीक है ना, तो वहां पर आपका रिलेशन में 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये XRX यहाँ पर होना चाहिए, तो 1 R1 होगा, 2 R2 होगा, 3 R3 होगा। या फिर हमने आपको अगर एक मेथड बताया था डायग्राफ मेथड, तो डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप केवल ए क्रॉस ए के लिए ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका डायग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर कितने नोड आप बनाएंगे, आप 3 नोड बनाएंगे, क्योंकि इस सेट में आपके 3 ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर 3 नोड बनाया 1 2 and 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी नोड्स पर सेल्फ लूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है सेल्फ लूप मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एवरी नोड। यहाँ पर डायग्राफ में कितने नोड होंगे, डायग्राफ में उतने नोड होंगे जितने आपके सेट में एलिमेंट्स होंगे, तो उन सभी नोड्स पर आपके सेल्फ लूप अगर प्रेजेंट होंगे तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अभी जो आप रिलेशन देख रहे हैं, ये कौन सा रिलेशन है, ये किस रिलेशन का डायग्राफ है, ये रिलेशन इज इक्वल टू 5 का आपका डायग्राफ है, ठीक है ना। ये रिलेशन है आपका 5, तो रिलेशन 5 का जो डायग्राफ होगा वो ये, ठीक है ना। ये किस रिलेशन का डायग्राफ है, ये रिलेशन है आपका 1,1, ये 1,1 का आपका डायग्राफ है, ठीक है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट A, XRX मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। तो सभी नोड पर आपका सेल्फ लूप होना चाहिए। इसका मतलब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन है 1 1 and 2 2। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये हो जाएगा 1,1 2,2 3,3, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, किसी सेट में सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, तो यही सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
ठीक है ना। इसका मतलब आपके जो नोड है, मान लीजिए सेट की कार्डिनलिटी n है, तो उसके डायग्राफ में n नोड आप बना सकते हैं। तो सभी नोड्स पर आपकी जो एजेस होंगी वो केवल सेल्फ लूप की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो वो आपका सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ये जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा आपका 1,1 2,2 एंड 3,3। तो ये आपका सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना, ये आपका सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। ये रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 एंड 1,2, ठीक है ना। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए केवल आप ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि सेल्फ लूप जो होंगे वो सभी नोड्स पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 एंड 1 3, ठीक है ना। ये आपका रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर आपने यहाँ से इस लूप को हटा दिया, सेल्फ लूप हटा दिया, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक में आप चेक करेंगे कि अगर रिलेशन में आपका x r y है तो y r x होना चाहिए। अगर रिलेशन में आपका x r y है तब y r x उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो रही है तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स नहीं हो रही है तब आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। या फिर आप डायग्राम के टर्म्स में इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपके एरो होंगे वो बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। एरो होंगे वो आपका बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सेट ले रहे हैं 1 2 3, तो एक रिलेशन में ले रहा हूं, रिलेशन है मेरा 5। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? इसका डायग्राफ क्या होगा? इसका डायग्राफ हो जाएगा 1 2 3। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को अगर आप ले रहे हैं, रिलेशन इज इक्वल टू 5 को ले रहे हैं, तो वो इस कंडीशन को फेल नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या? कंडीशन केवल ये है कि अगर x r y है तो y r x होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फेल कब होगी? ये कंडीशन फेल तब होगी जब x r y हो और y r x उसमें ना हो, ठीक है ना। x r y हो और y r x उसमें ना हो, ठीक है ना। तो क्या ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है ना। या फिर एरो जो होंगे वो सारे आपके बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। यहाँ पर तो एरो ही नहीं है, ठीक है ना। तो एरो जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं होने चाहिए। तो बताइए इसमें कोई आपको यूनिडायरेक्शनल एरो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसमें एक भी यूनिडायरेक्शनल एरो नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये आपका सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन है। r = 5 जो है ये आपका सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन है 1,2। नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल एरो एग्जिस्ट करता है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर 1r2 है लेकिन 2r1 यहाँ पर नहीं है, 1r2 है लेकिन 2r1 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें आपका एक यूनिडायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। ये रिलेशन है 1r2 या 1,2 एंड 2,1। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें एक भी यूनिडायरेक्शनल एज नहीं है, ये आपकी सारी बाई डायरेक्शनल एजेस हैं, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिडायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल एजेस नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। ये रिलेशन भी सिमेट्रिक है। ये आप ध्यान रखिए कि जो सेल्फ लूप होते हैं वो ऑलवेज सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि देखिए सेल्फ लूप का मतलब होता है x, x। तो इसको आप रिवर्स करके लिख दें तो क्या हो जाएगा? x, x। तो ये वही तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सेल्फ लूप है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि या तो सेल्फ लूप को आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए या फिर सेल्फ लूप को आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, एक ही बात है। तो सेल्फ लूप जो होंगे वो ऑलवेज आपके सिमेट्रिक होंगे। तो सिमेट्रिक चेक करने में आप सेल्फ लूप को छोड़ देंगे, ठीक है ना। सेल्फ लूप को आप छोड़ देंगे क्योंकि सेल्फ लूप आपकी ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करेंगे। तो सेल्फ लूप को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। आप नहीं सिमेट्रिक चेक करते हैं क्योंकि वो आपकी इस प्रॉपर्टी को कभी भी वायलेट नहीं करेंगे। ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप इसको बाई डायरेक्शनल कर देंगे तो अब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन 5 होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे बड़ा सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा? सबसे बड़ा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा A क्रॉस A। A क्रॉस A इज द लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन,
ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 और सबसे लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा आपका सेट A क्रॉस A। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड है आपका एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो एंटी सिमेट्रिक में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर x r y है तो वहां पर y r x नहीं हो सकता है unless x is equal to y। या इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर x r y है और y r x है तो वहां पर x is equal to y होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि अगर x r y और y r x है तो वहां पर x is equal to y होना चाहिए। इसका मतलब सेल्फ लूप अलाउड है यहाँ पर, ठीक है ना। सेल्फ लूप हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर बाई डायरेक्शनल केसेस अलाउड नहीं है, ठीक है ना। शुड नॉट बी बाई डायरेक्शनल। इसका मतलब अगर एक रिलेशन में आपका एक भी बाई डायरेक्शनल एज आपको दिखाई दे जाती है एक्सेप्ट सेल्फ लूप, तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी रिलेशन में अगर आपको एक भी बाई डायरेक्शनल एज दिखाई दे जाती है एक्सेप्ट सेल्फ लूप, तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर x r y है तो y r x उसमें नहीं होगा unless x is equal to y। केवल x is equal to y को छोड़ करके सारी एजेस जो होंगी वो यूनि डायरेक्शनल होंगी। देखिए सेल्फ लूप बाई डायरेक्शनल होता है, जो मैंने आपको बताया था। तो एंटी सिमेट्रिक में सेल्फ लूप को छोड़ करके बाकी सारी एजेस आपकी यूनि डायरेक्शनल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ केस लेते हैं, मान लीजिए यही सेट लेता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है ना। तो मुझे फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, सबसे छोटा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है? सबसे छोटा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा आपका r is equal to 5। ये सबसे छोटा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। क्योंकि आप इस कंडीशन को देखिए, कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन ये है कि बाई डायरेक्शनल एजेस उसमें नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसमें बाई डायरेक्शनल एजेस हैं? इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे 1 2 3, तो क्या इसके डायग्राम में आपका बाई डायरेक्शनल एजेस है? नहीं है, ठीक है ना। तो बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बाई डायरेक्शनल एजेस हो गई एक्सेप्ट सेल्फ लूप, तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। क्या अब ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। क्यों है एंटी सिमेट्रिक? क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं है। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है ना। क्योंकि सेल्फ लूप अलाउड है, हालांकि सेल्फ लूप आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं लेकिन सेल्फ लूप यहाँ पर अलाउड है। सेल्फ लूप को छोड़ करके बाकी आपका एक भी बाई डायरेक्शनल एजेस यहाँ पर नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर x r y है तो y r x नहीं होना चाहिए unless x is equal to y, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बाई डायरेक्शनल एजेस एग्जिस्ट करती है और ये सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है ना। एक बाई डायरेक्शनल एजेस है 1 2 2 1,2 एंड 2,1। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन भी आपका एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बाई डायरेक्शनल एजेस दिखाई दे रही है। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बाई डायरेक्शनल एजेस दिखाई दे रही है। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए सेल्फ लूप को छोड़ करके बाकी आपको एक भी बाई डायरेक्शनल एजेस इसके डायग्राम में नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि 1 2, तो यहाँ पर इस टाइप का केस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में आपका क्या है? सिमेट्रिक में अगर एजेस होंगी तो वो बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक में इस टाइप का केस होगा। और यहाँ पर सेल्फ लूप हो सकता है, क्योंकि सेल्फ लूप तो आपके बाई डायरेक्शनल होते ही हैं, लेकिन जो एजेस होंगी वो भी इस टाइप इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपके बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। जबकि एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक में केवल आप सेल्फ लूप को छोड़ दीजिए, बाकी सेल्फ लूप को छोड़ करके जितनी भी एजेस होंगी वो यूनि डायरेक्शनल होनी चाहिए। तो इस टाइप का अगर केस है तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक की। तो एसिमेट्रिक में आप ये ध्यान से देखिए, एंटी सिमेट्रिक में आपका सेल्फ लूप अलाउड था, सेल्फ लूप अलाउड था। अगर उस सेल्फ लूप को भी अगर हम अलाउड ना करें तो वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब ये एसिमेट्रिक जो है ये एंटी सिमेट्रिक का भी स्ट्रिक्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर x r y है तो y r x नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बाई डायरेक्शनल एजेस अब यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होगी। इसका मतलब अब यहाँ पर सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन के केस में किस टाइप के एजेस होंगे? एसिमेट्रिक रिलेशन के केस में आपके एजेस कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है ना। सेल्फ लूप भी अलाउड होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। शुड नॉट बी बाई डायरेक्शनल। एक भी बाई डायरेक्शनल एज अगर आपको दिखाई दे गई तो वो रिलेशन आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब उसमें जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें कुछ इस टाइप की एजेस होंगी। तो मुझे बताइए सबसे छोटा एसिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा? तो सबसे छोटा एसिमेट्रिक रिलेशन होगा r is equal to 5।
r इज टू 5, ठीक है ना, क्योंकि r इज टू 5 में आप एक भी बाइडायरेक्शनल एजेस नहीं मिल रही है आपको, ठीक है ना, तो आपका सबसे छोटा एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा 5। फिर उसके बाद में आप मुझे ये बताइए, जैसे कि एक रिलेशन हम देख रहे हैं 1 2 3, क्या ये एसिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी बाइडायरेक्शनल एजेस नहीं है, तो ये रिलेशन आपका होगा 1 2, ये एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन है 1 2 2 3, क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका बाइडायरेक्शनल एजेस नहीं है। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन भी आपका एसिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सेल्फ लूप प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने आपको क्लियरली बताया है कि एक भी बाइडायरेक्शनल एजेस यहाँ पर नहीं होगी और सेल्फ लूप भी यहाँ पर आपका अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन आपका एसिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन भी एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइडायरेक्शनल एजेस आ चुके हैं, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा आपका? ये रिलेशन भी आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका बाइडायरेक्शनल एजेस आ चुके हैं। अब बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप क्या चेक करेंगे? फॉर ऑल x or x should not be present in this relation, ठीक है ना। इसका मतलब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका एक भी सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका एक भी सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी सेल्फ लूप रिलेशन में होगा, ठीक है ना, अगर एक भी x और x होगा तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इररिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी भी नोड पर सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है r = 5, क्योंकि इसमें आपका एक भी सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लिख रहे हैं 1 2 3, क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन बिल्कुल इररिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक भी सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं है। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन भी इररिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन भी इररिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लूप है। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सेल्फ लूप है, ठीक है ना। तो इररिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप सेल्फ लूप को चेक करेंगे, किसी भी नोड पर आपका सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आपका रिलेशन किस टाइप से होगा? ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर आपके रिलेशन में x और y है एंड आपके रिलेशन में y और z है, तो वहां पर x और z होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये बोलती है कि अगर आपके रिलेशन में x और y है एंड आपके रिलेशन में y और z है, तो आपके रिलेशन में x और z होना चाहिए। तो फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा? सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा r = 5, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन फेल नहीं कर रही है। देखिए ये जो हमने कंडीशंस लिखी हैं, इन कंडीशंस के फेल करने पर ये नहीं होगा। जैसे कि ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फेल कर रही है तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये कंडीशन फेल कब करेगी? ये कंडीशन फेल तब करेगी जब आपके रिलेशन में x और y हो, आपके रिलेशन में y और z हो, लेकिन आपके रिलेशन में x और z ना हो, तब केवल ये उस केस में आपकी ये कंडीशन फेल होगी, ठीक है ना। आपकी ये कंडीशन फेल होगी केवल एक केस में, जब आपके रिलेशन में x और y हो, आपके रिलेशन में y और z भी हो, लेकिन आपके रिलेशन में x और z ना हो, तब ये कंडीशन आपका फेल होगी, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपके रिलेशन में केवल x और y है, तो क्या ये कंडीशन फेल हो रही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके रिलेशन में केवल x और y है तो ये कंडीशन फेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन फेल तब होगी जब आपके रिलेशन में ये दोनों हो और ये ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इंप्लीकेशन है आपका, ठीक है ना। इंप्लीकेशन आपका फेल कब होता है? ये इंप्लीकेशन फेल तब होता है जैसे कि T implies Q आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल लॉजिक में। इसके ट्रूथ टेबल क्या होती है? इसके ट्रूथ टेबल होती है P Q इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन Q 0 0 0 1 1 0 एंड 1, ठीक है ना। इंप्लीकेशन आपका फॉल्स किस केस में होता है? इंप्लीकेशन फॉल्स होता है आपका केवल इस केस में, इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ये आपका ट्रू रहता है। तो इंप्लीकेशन फॉल्स केवल तब होता है जब P आपका ट्रू हो और Q आपका फॉल्स हो, तब ये फॉल्स होता है। इसके अलावा आप कोई भी केस लीजिए, ये आपका ऑलवेज ट्रू रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी P बार प्लस Q, ठीक है ना। P implies Q की वैल्यू होती है P बार प्लस Q। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे? ये हमने इंप्लीकेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो अगर ये इंप्लीकेशन फेल कर जाता है, अगर ये इंप्लीकेशन फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होने का मतलब ये वाला केस, अगर इंप्लीकेशन फॉल्स होता है तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मान लीजिए कि आपके रिलेशन, आपका जो रिलेशन है उसमें x और y तो है लेकिन y और z नहीं है। तो x और y है तो x और y में 1 आ जाएगा, y और z नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, 1
हो जाएगा। जीरो इंप्लाइज एनीथिंग, जीरो इंप्लाइज एनीथिंग क्या है आपका ट्रू है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी फेल नहीं की है, ये कंडीशन आपका ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। अगर आपके रिलेशन में एक्स आर वाई है लेकिन वाई आर जेड नहीं है, तो एक्स आर वाई है तो ये 1 हो जाएगा, वाई आर जेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ट्रूथ टेबल में देखिए अगर ये p की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये इंप्लीकेशन आपका ट्रू होता है। ये इंप्लीकेशन केवल एक ही केस में फॉल्स होता है, जब p आपका ट्रू हो और q आपका फॉल्स हो, ठीक है ना। तो वो केस तब पॉसिबल है जब x आर y हो, y आर z हो, लेकिन x आर z उसमें ना हो। तो इसको कुछ एग्जांपल से देखिए। तो मुझे बताइए सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा? सबसे छोटा फिर से ट्रांजिटिव रिलेशन आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये कंडीशन आपका फेल नहीं कर रही है। अगर ये कंडीशन फेल करती तब वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होता। एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं 1 2 3, ये रिलेशन है 1,2, ये रिलेशन है आपका 1,2। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को फेल नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये इस कंडीशन को फेल कर रहा है। 1r2 है आपके पास, 2r3 है, लेकिन 1r3 नहीं है। इसका मतलब 1r2 है, 2r3 है, लेकिन 1r3 आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया और ये वाला फॉल्स हो गया। ट्रूथ टेबल में हमने आपको बताया था अगर ये ट्रू होता है ये फॉल्स होता है, उस केस में ये इंप्लीकेशन फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उस केस में एक्स आर वाई भी है, वाई आर जेड भी है, तो आपका एक्स आर जेड भी यहाँ पर होना चाहिए, तो एक्स आर जेड भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव है, क्योंकि वहां उस केस में भी आपकी ये कंडीशन फेल नहीं कर रही है, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सेल्फ लूप आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप एक एग्जांपल से देखने बोले कि आपके पास है 1 1 और आपके पास है 1 2। अगर आप यहाँ पर ये वाला रूल लगाएंगे एक्स आर वाई, वाई आर जेड, तो क्या होना चाहिए? एक्स आर जेड होना चाहिए, 1,2 वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1,2 तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है? अगर सेल्फ लूप जो है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करेंगे, तो आप सेल्फ लूप को हटा दीजिए, सेल्फ लूप को छोड़ करके और फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक कीजिए, क्योंकि सेल्फ लूप आपकी इस प्रॉपर्टी को चेक करने में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 1 है और आपके पास 1 2 है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रांजिटिव रूल लगाइए तो 1 2 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब सेल्फ लूप को काउंट करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ लूप आपका कोई भी प्रॉब्लम ट्रांजिटिव को चेक करने में क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 to 2 है, 2 to 1 है, लेकिन 3 to 1 यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन अब ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो लेकिन यहाँ पर 1 1 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 1 नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 यहाँ पर नहीं है। क्या अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? हमने 1 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 1 है, 1 2 है, लेकिन 2 2 नहीं है, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए अपना 2 2 भी ऐड कर दिया। क्या अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? अब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमने ये 1 3 ऐड कर दिया। अब बताइए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? अब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बेसिकली आप 2 पाथ लेंथ के पाथ को देखेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि 1 पाथ लेंथ का भी वहां एग्जिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका 1 पाथ लेंथ, ये आपका 2 पाथ लेंथ। तो 2 पाथ लेंथ आपने चेक किया, तो अब इन नोड्स के बीच में आपका 1 पाथ लेंथ का भी पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 पाथ लेंथ, ये सेकंड पाथ लेंथ। अगर 2 पाथ लेंथ का पाथ एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन एनी 2 नोड, तो वहां पर उन 2 नोड के बीच में 1 पाथ लेंथ का भी पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर्टी हो जाएगा x to y अगर आपका एग्जिस्ट करता है, y to z आपका एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब 2 नोड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपके 2 पाथ लेंथ के पाथ एग्जिस्ट करते होंगे, तो वहां पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए उन दोनों नोड्स के बीच में 1 पाथ लेंथ का भी एक पाथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी चेक कर सकते
सकते हैं। अब मुझे सबसे बड़ा एक ऐसा रिलेशन बताइए जो ट्रांजिटिव हो, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लार्जेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए इज द लार्जेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है R ऑन Z क्रॉस Z, ठीक है ना। यानी ये रिलेशन हम ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो यहाँ पर जो x होगा वो भी एक इंटीजर होगा और y जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है ना। 2 क्रॉस 4 इसका एक मेंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 2 क्रॉस 4 इस रिलेशन में होगा, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए आपको 1 क्रॉस 1 भी इस रिलेशन में आपका होगा। या फिर आपका आप ले रहे हैं 3 क्रॉस 9, तो 3 क्रॉस 9 भी इस रिलेशन में होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका रिलेशन a क्रॉस a में है, जहां पर सेट a की कार्डिनलिटी अगर n है, तो टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है? टोटल रिलेशन आपके 2 पावर n इंटू n, यानी आप बोल सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर रिलेशन आपके पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। अगर एक रिलेशन है a क्रॉस a पर, जहां पर सेट a की कार्डिनलिटी n है, तो टोटल रिलेशंस 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर हो जाएंगे। उनमें से कुछ रिलेशंस हो सकता है आपके रिफ्लेक्सिव हो, कुछ सिमेट्रिक हो, कुछ एंटी सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। कुछ हो सकता है एसिमेट्रिक हो, कुछ रिफ्लेक्सिव हो, कुछ हो सकता है उसमें से ट्रांजिटिव हो, कुछ हो सकता है उसमें से ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है ना। लेकिन टोटल रिलेशन आपके इतने होंगे जिसमें से कि कुछ रिलेशंस आपके इस टाइप के होंगे। तो जैसे कि एक रिलेशन हमने लिया है z क्रॉस z पर x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेल्फ लूप होना चाहिए फॉर एवरी नोड। जैसे कि आपको 1 1 पर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 2 2 पर नहीं मिलेगा। 2 2 पर आपका ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 2 यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो सेल्फ लूप आपका सभी नोड पर नहीं है। और यहाँ पर डोमेन क्या है? डोमेन है आपका सेट ऑफ इंटीजर। तो सभी इंटीजर्स पर ये आपका 2 2 और 3 3 यहाँ पर नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपका 2 4 इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, लेकिन 4 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? एंटी सिमेट्रिक में आपका बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट सेल्फ लूप। सेल्फ लूप अलाउड है, लेकिन बाई डायरेक्शनल एरो उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या इस रिलेशन में कभी आपको बाई डायरेक्शनल एरो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इस रिलेशन में आपको हमेशा यूनि डायरेक्शनल एरो मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक केस है 1 1 का, एक ऐसा 1 1 का केस है जिस केस में आपको सेल्फ लूप मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ लूप यहाँ पर क्या है? सेल्फ लूप आपका यहाँ पर अलाउड है, लेकिन एक्सेप्ट सेल्फ लूप क्या कोई बाई डायरेक्शनल एरो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर सेल्फ लूप अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 1 पर आपका एक सेल्फ लूप बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, इसलिए ये रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव में आपके किसी भी नोड पर कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक सेल्फ लूप प्रेजेंट है, इसलिए ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू z, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू z। क्या ऐसा यहाँ पर होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है ना, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो आप क्या ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू z होगा? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू z। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो जैसा कि इस रिलेशन में आपके ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे? जैसे कि यहाँ पर 5 5 हो सकता है, ठीक है ना, या 1 9 यहाँ पर हो सकता है, 9 1 यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 1 यहाँ पर नहीं होगा, 2 2 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x प्लस वाई अगर आपका 10 है तो आप लिख सकते हैं कि y प्लस x भी आपका 10 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का मतलब है x y, y प्लस x इज इक्वल टू 10 का मतलब है y x। इसका मतलब जब भी आपका x y होगा वहां पर y x भी होगा। इसका मतलब आपके जो एरो होंगे वो बाई डायरेक्शनल होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी आपके एरो होंगे वो बाई डायरेक्शनल होंगे। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बाई डायरेक्शनल एरो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? एसिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एरो एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा?
क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5,5 पर आपको सेल्फ लूप मिल रहा है, 5,5 पर आपको सेल्फ लूप मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं कि x + y = 10 देन y + z = 10। तो ऐसा कोई रिजल्ट आप ड्राइव नहीं कर सकते जहां से आप ये क्लेम कर पाए कि x + z = 10 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब थर्ड केस देखते हैं, अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, x ≤ y। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस रिलेशन में 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 > 3, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर 1,3 तो होगा, लेकिन 3,1 आपका यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो एरो है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? एंटी सिमेट्रिक ये नहीं होगा, क्योंकि आपका बाई डायरेक्शनल एरो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एरो एग्जिस्ट करता है। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आपका सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है, 1 1 भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 2 2 एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तो बिल्कुल होगा ये ट्रांजिटिव, क्योंकि आपका x > y है एंड y > z है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x > z होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x > y। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 3 तो होगा, लेकिन 3 1 यहाँ पर नहीं होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जितनी भी एजेस होंगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी, इसका मतलब एक भी बाई डायरेक्शनल एजेस यहाँ पर नहीं होगी, तो ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन एसिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल एरो होंगे। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक भी सेल्फ लूप नहीं होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा। अब मान लीजिए हम लेते हैं x = y, ठीक है ना, x = y। फॉर एग्जांपल 1,1 यहाँ पर होगा, 2,2 यहाँ पर होगा, 3,3 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के एलिमेंट्स इस रिलेशन में होंगे। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सेल्फ लूप प्रेजेंट होंगे। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x = y है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y = x, ठीक है ना। अगर x = y होगा तो x, y हो जाएगा। जब y = x करेंगे तो वो y, x हो जाएगा। तो दोनों x, y भी है यहाँ पर, y, x भी है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं y, x, ये हो जाएगा y, x, और ये हो जाएगा x, y। तो दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर, तो बाई डायरेक्शनल एजेस होंगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। एक्चुअली इस रिलेशन में जब आप बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लीजिए जो आपके इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, और इसका डायग्राम इस तरीके से होगा। केवल इसके ग्राफ में आपके सेल्फ लूप ही प्रेजेंट होंगे, या इस रिलेशन में जो होगा आपका कुछ इस टाइप से एलिमेंट होंगे, -1, -1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, ठीक है ना। इस टाइप से इसमें एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे आप, उसमें केवल सेल्फ लूप होंगे। तो सेल्फ लूप तो यहाँ पर अलाउड है, एक्सेप्ट सेल्फ लूप यहाँ पर कोई एज होगी ही नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? ये रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एसिमेट्रिक में आपका बाई सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। रिलेशन ट्रांजिटिव इसलिए होगा क्योंकि x = y और y = z है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x = z होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x ≠ y। तो मुझे बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, तो आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि यहाँ पर 5,1 होगा, तो आपका 1,5 होगा, 5 = 1 एंड 1 = 5, तो आपका एरोस जो होंगी वो बाई डायरेक्शनल होगी। अगर एज होगी तो वो बाई डायरेक्शनल होगी, इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बाई डायरेक्शनल एजेस एग्जिस्ट करती है। क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एजेस एग्जिस्ट करती है। क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी सेल्फ लूप नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक भी सेल्फ लूप नहीं होगा, तो आपका ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? जरा सोच के बताइए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होने के लिए ये होना चाहिए, x = y, y = z। तो हम बोल सकते हैं कि x = z। क्या ये ऐसा ट्रू होगा हमेशा? नहीं होगा, ये ऐसा फॉल्स हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, 1 = 2, 2 = 1, तो क्या ये रिजल्ट आपको निकल के आ रहा है कि 1 = 1? बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, या नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम डोमेन को चेंज कर रहे हैं। डोमेन अब हमारा दो लाइंस है, x और y क्या है? लाइंस है, x और y दो लाइन है, और ये परपेंडिकुलर है। तो x और y इस रिलेशन R में रिलेट करेगा अगर वो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है
तो वो इस रिलेशन में होंगे, ठीक है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। एक्स लाइन वाई के परपेंडिकुलर है तो वाई लाइन एक्स के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपके बाई डायरेक्शनल एजेस हैं, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये एसिमेट्रिक होगा? एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बाई डायरेक्शनल एजेस एग्जिस्ट करती है। क्या ये इररिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी सेल्फ लूप नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? x इज परपेंडिकुलर टू y, y इज परपेंडिकुलर टू z। तो क्या आप ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x इज परपेंडिकुलर टू z? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए आपका x है, ये y है, y और z की ये परपेंडिकुलर है, तो क्या x z के परपेंडिकुलर है? नहीं है। एक ऐसा केस एग्जिस्ट करता है जिसमें ये कंडीशन आपकी फेल हो जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पैरेलल का, ठीक है ना। इस रिलेशन में दो लाइंस रिलेट करेंगी अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक लाइन खुद से पैरेलल होती है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। अगर x लाइन y के पैरेलल है तो y लाइन x के पैरेलल भी होगी, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एजेस एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पर सेल्फ लूप भी प्रेजेंट होंगे। अब जो कि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एरो एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, और यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एजेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लूप आपके प्रेजेंट होते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि x लाइन इज पैरेलल टू y, y लाइन इज पैरेलल टू z, तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x लाइन विल बी पैरेलल टू z, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में जो डोमेन हम लेने जा रहे हैं वो डोमेन में आपका ट्रायंगल्स का, ठीक है ना। दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं और वो दो ट्रायंगल इस रिलेशन से रिलेट करेंगे अगर वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अगर वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बताइए मुझे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल x ट्रायंगल y से कॉन्ग्रुएंट है तो y ट्रायंगल x से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइडायरेक्शनल एक्सिस होती है। एसिमेट्रिक भी ये नहीं होगा, क्योंकि बाइडायरेक्शनल एक्सिस होती है। इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि x ट्रायंगल अगर आपका y के कॉन्ग्रुएंट है, y ट्रायंगल अगर आपके z के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x ट्रायंगल z के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा डोमेन है वो डोमेन मान लीजिए पर्सन से हम ले रहे हैं, ठीक है ना। डोमेन हमारा पर्सन्स हम ले रहे हैं, तो दो पर्सन इस रिलेशन में आएंगे अगर x इज ब्रदर ऑफ y, x इज ब्रदर ऑफ y, ठीक है ना। दो पर्सन हमने लिए, अगर x इज ब्रदर ऑफ y होगा तो इस रिलेशन में आएगा। तो मुझे बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन खुद का ब्रदर नहीं हो सकता है, तो उसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? x इज ए ब्रदर ऑफ y, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं y इज ए ब्रदर ऑफ x? नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि x इज ए ब्रदर ऑफ y बट y इज ए सिस्टर ऑफ x। सिस्टर भी तो हो सकता है, इसका मतलब ये यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल एजेस पॉसिबल है, जबकि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? जितनी भी एजेस होंगी वो बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। तो x इज ए ब्रदर ऑफ y, लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है कि y इज ए सिस्टर ऑफ x, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? ये एंटी सिमेट्रिक में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि x इज ए ब्रदर ऑफ y एंड y इज ए ब्रदर ऑफ x, तो बाई डायरेक्शनल एजेस यहाँ पर हो सकती है, जबकि इस केस के होने के लिए बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इसके साथ ये एसिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एजेस है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि x इज ए ब्रदर ऑफ y, एक पर्सन खुद का ब्रदर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर एक भी सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? x इज ए ब्रदर ऑफ y, y इज ए ब्रदर ऑफ z, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज ए ब्रदर ऑफ z? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? x इज ए ब्रदर ऑफ y, y इज ए ब्रदर ऑफ z, तो क्या ऐसा हो सकता है कि x इज ए ब्रदर ऑफ z ऑलवेज ट्रू हो? तो ये आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। x इज ए ब्रदर ऑफ y, y इज ए ब्रदर ऑफ z, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि x इज ए ब्रदर ऑफ z। अब मुझे ये बताइए कि एक रिलेशन मेरा है r इज इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या होगा? क्या 5 रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, 5 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। 5 आपका एंटी सिमेट्रिक भी होगा, 5 आपका एसिमेट्रिक भी होगा, 5 आपका इररिफ्लेक्सिव भी होगा और 5 आपका ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है आपका r इज इक्वल टू 5, ये रिफ्लेक्सिव को छोड़ करके बाकी सभी होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इस प्रॉपर्टी को देखिए, 4 implies 3। 4 क्या है आपका एसिमेट्रिक। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन आपका एसिमेट्रिक है तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि देखिए एसिमेट्रिक होने का क्या मतलब है? एसिमेट्रिक रिलेशन होने का मतलब है कि उस रिलेशन में
आपकी एक भी बाई डायरेक्शनल एरो नहीं है, एक भी बाई डायरेक्शनल एरो नहीं है, इसका मतलब सेल्फ लूप भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो एंटी सिमेट्रिक तो होगा ही ना, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि उसमें बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए, केवल सेल्फ लूप वहां पर अलाउड है। तो यहाँ पर तो सेल्फ लूप भी नहीं है, इसका मतलब अगर एक रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक ही होगा। या फिर इसको देखिए, अगर एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो वो एसिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा, अगर रिलेशन में सेल्फ लूप है तो सेल्फ लूप तो यहाँ पर अलाउड होता है, एंटी सिमेट्रिक में सेल्फ लूप तो अलाउड होता है। इसका मतलब रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब उसमें कम से कम एक बाई डायरेक्शनल एज होगी। तो अगर उसमें एक बाई डायरेक्शनल एज होगी तो वो एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा, अगर एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो वो एसिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अगर एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है लेकिन उसमें सेल्फ लूप नहीं है, विदाउट सेल्फ लूप, ठीक है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विदाउट एनी सेल्फ लूप, तो वो आपका एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब एसिमेट्रिक क्या होगा, एसिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक विदाउट एनी सेल्फ लूप। तो अगर आपका एंटी सिमेट्रिक कोई रिलेशन है जिसमें एक भी सेल्फ लूप नहीं है तो वो एसिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अगर एक रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो जितने उसमें नोड होंगे सभी पर आपका सेल्फ लूप होगा, और इररिफ्लेक्सिव कब होगा, जब एक भी सेल्फ लूप ना हो। तो इसका मतलब अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अगर एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव होने का मतलब है उसमें एक भी सेल्फ लूप नहीं होगा, अगर एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को देखिए, मान लीजिए एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और वो इररिफ्लेक्सिव नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं हो सकता है, दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि उसमें एक भी सेल्फ लूप ना हो, अगर उसमें एक भी सेल्फ लूप नहीं होगा तो वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा केस आप बोल सकते हैं कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, जब उसमें सेल्फ लूप तो हो लेकिन सभी नोड पर सेल्फ लूप ना हो, तो उस केस में वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इस वाली प्रॉपर्टी को देखिए, एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है, एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, फिर यहाँ पर आपके दो केस निकल के आते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि उसमें कम से कम एक सेल्फ लूप हो, है ना, उस रिलेशन में कम से कम एक सेल्फ लूप हो तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें सभी नोड पर सेल्फ लूप नहीं है, कम से कम हो सकता है कि उसमें कुछ नोड्स पर आपके सेल्फ लूप हो तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। या फिर दूसरा कैसे हो सकता है कि उसमें सभी नोड पर सेल्फ लूप हो तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और वो रिफ्लेक्सिव नहीं भी हो सकता है। अब जरा इस प्रॉपर्टी को देखिए, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब सभी नोड्स पर सेल्फ लूप होगा तो वो रिलेशन आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एसिमेट्रिक में सेल्फ लूप अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। अब जरा इस प्रॉपर्टी को देखिए, अगर एक रिलेशन आपका एसिमेट्रिक है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वहां पर बाइडायरेक्शनल एजेस नहीं होंगी और वहां पर आपका सेल्फ लूप भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी नोड्स पर सेल्फ लूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एक रिलेशन आपका एसिमेट्रिक है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताइए, एक ऐसा रिलेशन बताइए जो आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों हो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों, क्योंकि देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए आपका बाइडायरेक्शनल एरो होना चाहिए और एसिमेट्रिक होने के लिए एक भी बाइडायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो ये दोनों हो, सिमेट्रिक भी हो और एसिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक का मतलब है कि आपका जो एरो होने चाहिए वो बाइडायरेक्शनल होना चाहिए, सभी एरो बाइडायरेक्शनल होना चाहिए, और एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि जितने भी एरो होंगे आपके वो यूनिडायरेक्शनल होंगे, एक भी बाइडायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो दोनों हो? अभी तो हमने आपको बताया r = 5, r = 5 इज द ओनली रिलेशन जो आपका सिमेट्रिक भी है और आपका एसिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि देखिए r = 5 में कोई एज है ही नहीं, आपका कोई भी एज नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो है जितनी भी एजेस हैं वो सारी बाइडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल एजेस इसमें एक भी नहीं है। या इसके टर्म्स में देखिए तो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि आपकी बाइडायरेक्शनल एजेस नहीं होना चाहिए, तो देखिए इसमें बाइडायरेक्शनल एजेस नहीं है। तो
R इक्वल टू 5 जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक भी है। क्या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक तीनों हो? R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 5 एक ऐसा रिलेशन है जो आपका सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक तीनों हो। तो इन 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर रिलेशंस में से कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे या इन 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर में से कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आप एक मैट्रिक्स वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि रिलेशन कहां पर है, ये रिलेशन है R ऑन A क्रॉस A, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही कार्डिनलिटी आपका है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं, सेट में आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं 3 क्रॉस 3 की, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 लेते हैं, यहाँ पर आपका 3 लेते हैं, 1 2 और 3। तो ये एक एग्जांपल आप ले रहे हैं जिसमें हम ये 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सेट A में, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट A इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसमें सभी नोड्स पर आपके सेल्फ लूप होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पर सेल्फ लूप होगा तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए इसमें, तो 1 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, 2 2 होना चाहिए तो 2 2 होने के लिए 1 यहाँ पर होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए तो 3 3 होने के लिए 1 आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये n क्रॉस n का होता तो आप इसको n तक ले जाते और इस साइड में भी आप इसको n तक ले जाते। तो ये आपका 3 क्रॉस 3 का है तो ये आपका 3 रो होगी, यहाँ पर 3 कॉलम होगा। अगर n क्रॉस n का होता तो आपकी n रो होगी और n कॉलम होगी। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा अगर आप ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को 1 कर देंगे। इसका मतलब इसको भी 1 कर दीजिए, 1 1, इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, तो रिलेशन आपको मिल जाएगा 1 1 2 2 3 3, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब मुझे ये बताइए अगर मैं 1 2 को लेता हूं तो क्या मेरे रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन बन चुका है। इसका मतलब आप इस एलिमेंट को लीजिए या इसको छोड़िए, इसके रिफ्लेक्सिव होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं 1 3 को या 1 3 को छोड़ सकते हैं। इसको लेने पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा और इसको छोड़ने पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस है? आपके पास यहाँ पर 2 चॉइस है, आप इसको ले भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 को आप अपने रिलेशन में ले भी सकते हैं और 1 2 को आप अपने रिलेशन में छोड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास 2 चॉइस है, 1 3 को आप ले सकते हैं, 1 3 को आप छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से 2 3 पर भी आपके पास 2 चॉइस है, इसको भी आप ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से 2 1 को भी आप ले सकते हैं, लेने पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा और छोड़ने पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 चॉइस है, यहाँ पर भी आपके पास 2 चॉइस है, यहाँ पर भी आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये तो आपको लेना ही लेना है। 1 1 आपको लेना पड़ेगा, 2 2 आपको लेना पड़ेगा और आपको 3 3 लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे उनके पास 2 2 चॉइसेस हैं, आप लीजिए या छोड़िए, आपको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स पर आपके 2 2 चॉइस है? क्योंकि देखिए ये जो डायगोनल है, अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस n होता तो प्रिंसिपल डायगोनल पर कितने एलिमेंट होते? प्रिंसिपल डायगोनल्स पर आपके टोटल n एलिमेंट होते। और यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे? इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? इस मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे आपके टोटल n स्क्वायर, टोटल। अब अगर हम आपसे ये पूछें यहाँ पर कितने रिलेशन हो सकते हैं, इस n क्रॉस n की मैट्रिक्स में कितने रिलेशन हो सकते हैं? तो रिलेशन आपको मिलेगा जब आप इस n स्क्वायर एलिमेंट को लेंगे या छोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये मैट्रिक्स ये है, ठीक है ना, तो इस एलिमेंट को लेने पर एक रिलेशन मिलेगा और इस एलिमेंट को छोड़ने पर एक रिलेशन मिलेगा। इस एलिमेंट को लेने पर एक रिलेशन मिलेगा, इस एलिमेंट को छोड़ने पर एक रिलेशन मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको इस एलिमेंट को लेने पर एक रिलेशन मिलेगा, इस एलिमेंट को छोड़ने पर एक रिलेशन मिलेगा। तो सभी एलिमेंट्स पर आपका 2 2 2 2 चॉइस है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने सभी एलिमेंट छोड़ दिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा 5। अगर मान लीजिए आपने सारे एलिमेंट्स ले लिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा a क्रॉस a, ठीक है ना। तो सभी एलिमेंट्स को छोड़ने पर एक रिलेशन मिलेगा, वो आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन हो जाएगा 5, और सभी एलिमेंट्स को लेने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा, वो आपका लार्जेस्ट रिलेशन हो जाएगा a क्रॉस a, ठीक है ना। तो टोटल जो आपके रिलेशन मिल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए सभी एलिमेंट्स में आपका 2 2 चॉइस है, तो टोटल रिलेशन हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, जो अभी हमने निकाला था, ठीक है ना। तो टोटल रिलेशन हो जाएगी आपके 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव कितने होंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी नोड्स पर सेम लूप होना चाहिए, इसलिए हमने प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया है। ये आपको लेना ही पड़ेगा, 2 2 भी आपको लेना पड़ेगा, 3 3 भी आपको लेना पड़ेगा। अब कितने एलिमेंट्स आपके पास बचे हुए हैं? रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये आपको लेना ही पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस n, यानी इतने एलिमेंट आपके बचे हुए हैं। इसका मतलब हमेशा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पर जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे n स्क्वायर
माइनस n बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है, प्रिंसिपल डायगोनल्स पर n एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे, और ये अपर साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, अपर साइड में भी आपके होंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट पर आपकी चॉइस है, आप n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट को ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट को लेने पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट को छोड़ने पर एक रिफ्लेक्सिव मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, n1 का मतलब है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना, 1 फॉर रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे आपके इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना। ये 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n इसलिए हुआ है क्योंकि n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट पर आपके पास दो चॉइस है, आप उसको ले सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n वेयर n इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट A। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आपका एक भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 1 वहां पर नहीं होगा, 2 2 वहां पर नहीं होगा, और 3 3 आपका वहां पर नहीं होगा। इसका मतलब n एलिमेंट्स थे, ये जो n एलिमेंट जो डायगोनल वाले एलिमेंट है इनको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इनको इन सारे एलिमेंट्स को आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन जो रिमेनिंग एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट, उनको आप लीजिए या छोड़िए, आपका रिलेशन इररिफ्लेक्सिव बन चुका है, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। तो आप केवल इन n एलिमेंट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n, उनको आप लीजिए या उनको आप छोड़िए, उनको लेने पर उनको छोड़ने पर आपको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं, इस केस में आपके सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो सिमेट्रिक में आपको पता है, सिमेट्रिक में आपका अगर 1 2 है तो वहां पर आपका 2 1 भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 1 2 प्रेजेंट है रिलेशन में, तो आपका 2 1 भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको फिर से मैट्रिक्स वाले फॉर्म से हम देखते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या सेल्फ लूप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को वायलेट करते हैं? नहीं करते हैं। देखिए 1 1 लीजिए या रिवर्स करके 1 1 लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सेल्फ लूप को आप लेंगे या सेल्फ लूप को छोड़ेंगे, इसके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे, ये मान लीजिए आपके n है और ये आपका ये भी n है, तो इन एलिमेंट्स जो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे, उनकी आपके पास दो दो चॉइस हो जाएगी। इस एलिमेंट को आप लीजिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, या इस एलिमेंट को छोड़िए, वो भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि 1 1 है या 2 2 है, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सारे एलिमेंट्स पर आपके पास 2 2 चॉइस होगी। अब बात करते हैं 1 2 की, ठीक है ना। तो 1 2 वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ये आपका 1 2 वाला एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा 1 3, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3। अगर आपने अपने रिलेशन में इस 1 2 को लिया है, तो फिर आपको 2 1 को भी लेना पड़ेगा, तभी तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 1 2 को लिया है तो 2 1 को लेना पड़ेगा, अगर आपने 1 3 को लिया है तो 3 1 को लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने इसको लिया है तो इसको भी लेना पड़ेगा, अगर आपने इसको नहीं लिया है तो आप इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इस एलिमेंट पर कितनी चॉइस हो जाएगी? इसका मतलब जो आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो एलिमेंट है, उनको आप लीजिए या छोड़िए, आपका रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। इसको आप ले भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। जैसे 2 2 को आपने ले लिया तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करेगा, या 2 2 को आपने छोड़ दिया वो भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 1 2 को ले लिया है तो फिर आपको 2 1 को भी लेना पड़ेगा, अगर आपने 1 2 को छोड़ दिया है तो फिर आपको 2 1 को भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो चॉइसेस हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से 1 3 पर आपकी चॉइस जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपका 2 3 होगा, यहाँ पर जो चॉइस हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने 2 3 को लिया है तो फिर आपको 3 2 को भी लेना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए कि चॉइसेस कितने एलिमेंट्स पर है? आपके जो चॉइसेस हैं वो केवल इतने एलिमेंट्स पर है, इन पर नहीं है चॉइसेस। क्यों? क्योंकि इसके लेने पर ऑटोमेटिकली ये आपको लेना पड़ेगा, ये इसके छोड़ने पर आपको ऑटोमेटिकली ये छोड़ना पड़ेगा। तो जो 2 चॉइसेस हैं वो केवल इतने एलिमेंट पर है। ये कितने एलिमेंट्स होंगे? जैसे कि अभी हमने आपको बताया n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। ये 2 रेज़ टू पावर n आया आपके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए, डॉट 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो 2 पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2
रिलेशंस होंगे जो आपके सिमेट्रिक होंगे। अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। कितने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे यहाँ पर कितने रिलेशन एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक में जो है आपका सेल्फ लूप अलाउड है। तो अगर एंटी सिमेट्रिक में सेल्फ लूप अलाउड है तो 2n तो सेल्फ लूप की वजह से होगी। जैसे कि हम कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू 2n क्यों हो जाएगा, 2n तो हो जाएगा इस डायगोनल एलिमेंट की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ लूप यहाँ पर आपका अलाउड है। 2n हो जाएगा आपके प्रिंसिपल डायगोनल की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट जो है ये जो सेल्फ लूप क्रिएट करेंगे ये आपका यहाँ पर अलाउड है। लेकिन आपका जो बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट सेल्फ लूप, ठीक है ना। तो जितनी भी एजेस होंगी वो यूनि डायरेक्शनल हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप 1 2 को ले रहे हैं, अगर आप 1 2 को ले रहे हैं तो आप 2 1 को नहीं लेंगे। अगर आप 2 1 को ले रहे हैं तो आप 1 2 को नहीं लेंगे, या फिर आप दोनों को नहीं लेंगे। तो आपकी यहाँ पर चॉइस हो गई तीन चॉइस कौन सी होगी। आप केवल 1 2 को ले लीजिए, आप केवल 2 1 को ले लीजिए, या फिर आप दोनों को मत लीजिए। आप 1 2 को भी मत लीजिए, आप 2 1 को भी मत लीजिए, तब वो रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। तो आपकी यहाँ पर 3 चॉइस होगी, इसी तरीके से 3 चॉइस यहाँ पर हो जाएगी, इसी तरीके से 3 चॉइस यहाँ पर हो जाएगी। क्यों? पहली चॉइस होगी आप केवल इसको लीजिए, दूसरी चॉइस होगी आप केवल इसको लीजिए, तीसरी चॉइस होगी आप किसी को मत लीजिए। तो 3 चॉइस कितने एलिमेंट्स पर है, n² - n/2 एलिमेंट पर है। तो इनटू 3n² - n/2। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन में जैसे कि आपको पता है बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है। तो अगर सेल्फ लूप अलाउड नहीं है तो आप इन एलिमेंट्स को भी नहीं ले सकते। इसका मतलब इस पर कोई चॉइस नहीं है, इसको आपको नहीं लेना है, 2 2 को आपको नहीं लेना है, 3 3 को नहीं लेना है। और आपकी जो एजेस होगी वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तो फिर से वही केस आ जाएगा, या तो केवल 1 2 को लीजिए, या केवल 2 1 को लीजिए, या दोनों को छोड़िए। तो 3 चॉइस है कितने एलिमेंट्स पर, n² - n/2 एलिमेंट्स में। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे 3 पावर n² - n/2। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे। ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन करने के लिए आपको इन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 करना पड़ेगा। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और आपका ये भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपका बन चुका है। अब आपको सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए फिर आपको अगर ये लेंगे तो ये भी लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे तो ये भी नहीं लेंगे। तो 2 2 चॉइस हो जाएगी कितने एलिमेंट्स पर, n² - n एलिमेंट्स है। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू 2n² - n/2। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस जो आपके रिफ्लेक्सिव भी हो एंड एंटी सिमेट्रिक भी हो, बताइए कितने होंगे। रिफ्लेक्सिव करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और एंटी सिमेट्रिक करने के लिए आपका बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं होना चाहिए, केवल सेल्फ लूप हो सकते हैं, केवल वहां पर सेल्फ लूप हो सकते हैं। तो ऐसा कितने रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। ये तो आपका रिफ्लेक्सिव बन चुका है। अब एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या हो सकता है आपका, अगर आप इसको लेंगे तो फिर इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो फिर इसको नहीं लेंगे, या तीनों को नहीं लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 3n² - n/2, क्योंकि आपकी 3 चॉइस हो जाएगी इन n² - n/2 एलिमेंट्स पर। तो ये हो जाएगा 3 पावर n² - n/2। ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और एसिमेट्रिक भी होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस जो आपके रिफ्लेक्सिव भी हो एंड एसिमेट्रिक भी हो। बताइए ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और एसिमेट्रिक भी होंगे। एसिमेट्रिक होने के लिए आपका बाई डायरेक्शनल एजेस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, और एक बाई डायरेक्शनल एजेस भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसमें आपका जो है सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब ऐसा एक भी रिलेशन नहीं होगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो और एसिमेट्रिक भी हो। तो ये 0 हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव दोनों होंगे। 0। ऐसा एक भी रिलेशन नहीं होगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो और आपका इररिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है ना। तो आपका 0 रिलेशन होगा। मुझे आप क्या ये बता सकते हैं कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक तीनों होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। तो देखिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपने 1 सिमेट्रिक भी होना चाहिए और एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए,
ठीक है ना। तो सिमेट्रिक में आपका अगर आपने ये ले लिया है तो फिर आपको ये भी लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसको मत लीजिए तो इसको भी मत लीजिए। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए दो केस हैं, या तो आप इन दोनों को लीजिए या आप इन दोनों को छोड़िए। एंटी सिमेट्रिक बनाने के लिए तीन केस है, केवल इसको लीजिए या केवल इसको लीजिए या दोनों को छोड़िए। तो इन दोनों केसेस में केवल एक ही केस कॉमन है जिसमें आप दोनों को छोड़ दे रहे हैं। तो अगर ये दोनों को आपको कंबाइन करना है तो आप दोनों को छोड़ दीजिए। इसका मतलब ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में होंगे? ऐसा केवल एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन क्या हो जाएगा? वो रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। 1 1 2 2 3 3 एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। अब जैसे कि इस केस को देखिए, यहाँ पर ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो आपके एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एसिमेट्रिक। तो अगर रिलेशन आपका एसिमेट्रिक है तो वहां पर एक भी बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होगा। तो एक भी बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होगा तो सेल्फ लूप आपके वहां पर एब्सेंट होगा, मतलब 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होना चाहिए वहां पर, और 3 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपका रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वहां पर आपका जो है एक भी बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ लूप जो है आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं तो आपको उसको नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको 1 1 को छोड़ देंगे, 2 2 को हम छोड़ देंगे और 3 3 को छोड़ देंगे। अब केस देखते हैं आपका एंटी सिमेट्रिक का। एंटी सिमेट्रिक में आपका बाई डायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ लूप हो सकता था, लेकिन सेल्फ लूप नहीं आएगा क्योंकि रिलेशन आपका एसिमेट्रिक भी है, ठीक है ना। अब बाई डायरेक्शनल एजेस को आपको नहीं लेना है। इसका मतलब अगर आपने 1 2 लिया है तो आप 2 1 को नहीं लेंगे, अगर आपने 2 1 लिया है तो आप 1 2 को नहीं लेंगे, या फिर आप दोनों को छोड़ देंगे। इसका मतलब या तो 1 2 को लेंगे या 2 1 को लेंगे या फिर दोनों को छोड़ देंगे। तो आपके पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। 3 चॉइस कितने एलिमेंट्स पर है? n² - n/2 एलिमेंट्स पर है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे आपके n² 3 पावर n² - n/2, ठीक है ना। इसका मतलब 3 पावर n² - n/2 रिलेशन होंगे जो आपके एंटी सिमेट्रिक भी होंगे और एसिमेट्रिक भी होंगे, ठीक है ना। अब इस केस को देखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके सिमेट्रिक भी हो और एसिमेट्रिक भी हो। तो ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो सिमेट्रिक में होंगे, एसिमेट्रिक होंगे? क्योंकि देखिए सिमेट्रिक होने के लिए अगर आपने इसको लिया है, 1 2 को लिया है, तो आपको 2 1 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2 लिया है तो 2 1 को भी लेना पड़ेगा। और एसिमेट्रिक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको नहीं लेना पड़ेगा, दोनों, या तो आप 1 2 को लेंगे या 2 1 को लेंगे या दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है ना। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या है? सिमेट्रिक होने के लिए या तो आप 1 2 2 1 दोनों को लेंगे या आप 1 2 2 1 दोनों को छोड़ेंगे। आप सिमेट्रिक होने के लिए या तो आप 1 2 2 1 दोनों को लेंगे, 1 2 को लिया है तो 2 1 को भी लेना पड़ेगा, या फिर दोनों को छोड़ेंगे। और आपका रिलेशन एसिमेट्रिक होने के लिए आप क्या करेंगे? या तो 1 2 को लीजिए या 2 1 को लीजिए या दोनों को छोड़िए। तो कॉमन केस है दोनों को छोड़ने वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? n² - n/2 एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, इधर से भी आप n² - n/2 एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो ऐसा केवल एक ही रिलेशन होगा जो आपका सिमेट्रिक भी होगा और एसिमेट्रिक भी होगा। अब वो रिलेशन क्या होगा? जो आपका सिमेट्रिक भी हो और एसिमेट्रिक भी हो, वो रिलेशन हो जाएगा आपका फाई। यानी फाई एक ऐसा रिलेशन है जो आपका सिमेट्रिक भी होगा और एसिमेट्रिक भी होगा। अब इसको देखिए, इस केस को देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके सिमेट्रिक भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो। नंबर ऑफ रिलेशन जो आपकी सिमेट्रिक भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो। इररिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, तो आप इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका रिलेशन इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आपको रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया है तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, अगर आपने ये वाला एलिमेंट छोड़ दिया है तो आप इसको भी छोड़ देंगे। इसका मतलब इन दोनों को या तो आप लेंगे या इन दोनों को आप छोड़ेंगे। तो दो आपके पास चॉइस है, कितने एलिमेंट्स पर है? n² - n/2 एलिमेंट पे, तो रिलेशन आ जाएगा 2 n² - n/2। अब देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस जो आपके एंटी सिमेट्रिक भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो। तो इररिफ्लेक्सिव होने के लिए इन सारे एलिमेंट्स को आप 0 कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हमें रिलेशन को बनाना है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक में आपका जो एरो होंगे वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, एक भी बाइडायरेक्शनल एरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप इसको नहीं लेंगे, अगर आप इसको ले रहे हैं तो फिर इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब अगर आप 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 नहीं लेंगे, 2 1 ले रहे हैं तो 1 2 नहीं लेंगे, या फिर आप दोनों को छोड़ेंगे। तो आपके पास टोटल 3 चॉइस है, कितने एलिमेंट्स पर? n² - n/2 एलिमेंट पर। तो टोटल रिलेशन हो जाएंगे 3 पावर n² - n/2। अब देखिए ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो आपके सिमेट्रिक भी होंगे और एंटी सिमेट्रिक भी होंगे, ठीक है ना। तो एक रिलेशन आपका सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक तब होगा जब वो बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक में कब होगा? एंटी सिमेट्रिक होने के लिए आपका यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सेप्ट सेल्फ लूप। इसका मतलब दोनों में कॉमन केस क्या हो जाएगा? कॉमन केस हो जाएगा सेल्फ लूप, ठीक है ना। जैसे इसको देखिए, अगर आपने 1 2 लिया है तो आपको 2 1 लेना पड़ेगा, या फिर आप 1 2 और 2 1 दोनों को छोड़ दीजिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 लिया है तो 2 1 लेना पड़ेगा, या फिर आप 1 2 2 1 दोनों को छोड़ दीजिए। एंटी सिमेट्रिक में 3 केस हैं, 1 2 को लिया है तो 2 1 को आपको छोड़ना पड़ेगा, 2 1 को लिया है तो 1 2 को छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप दोनों को छोड़ दीजिए। तो कॉमन केस हो जाएगा दोनों को छोड़ने वाला, तो कॉमन केस आप ले लेंगे, ठीक
ठीक है ना, दोनों को आप छोड़ देंगे। इसके बाद में लेकिन सेल्फ एलिमेंट्स को, लेकिन आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए, तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 1 2 2 3 3 ये आपके सिमेट्रिक होंगे। और डायगोनल एलिमेंट यानी सेल्फ लोब आपका एंटी सिमेट्रिक में भी अलाउड है। इसका मतलब जो कॉमन केस आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। तो डायगोनल पर आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स पर होंगे, उस पर चॉइसेस क्या रहेंगे आपके 2 2 चॉइसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो आपके टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2n, यानी 2n ऐसे रिलेशन होंगे जो आपके सिमेट्रिक भी होंगे और एंटी सिमेट्रिक भी होंगे। तो मुझे सबसे छोटा रिलेशन बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और आपका एंटी सिमेट्रिक भी हो। तो सबसे छोटा रिलेशन हो जाएगा 5, जिसमें आप इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, वो आपका सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा रिलेशन जो आपका सिमेट्रिक भी हो और आपका एंटी सिमेट्रिक भी हो, वो आपका हो जाएगा जब आप वो रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 अप टू n, ठीक है ना। तो सबसे बड़े रिलेशन की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स को आप ले लेंगे तो आपको सबसे बड़ा ऐसा रिलेशन मिल जाएगा जो आपका सिमेट्रिक भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है ना। वो रिलेशन होगा 1 1 2 2 3 3 अप टू n, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका 5। और इन सारे एलिमेंट्स को आपको नहीं लेना पड़ेगा, तो ये सारे एलिमेंट्स आप छोड़ देंगे, तो ये 0 होंगे। और यहाँ पर आपका 2 चॉइस है, इसको लेने पर एक रिलेशन मिलेगा, इसको छोड़ने पर एक रिलेशन मिलेगा। तो ये आपके टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2n।